हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आर्मी के एग्ज़ाम में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्नों पर। यानी कि इन प्रश्नों में कुछ जीके के प्रश्न होंगे और कुछ साइंस के प्रश्न भी इसमें सम्मिलित होंगे। दोस्तों, मैं जितने भी प्रश्न आपको करवाऊंगा वो सभी प्रश्न आर्मी की परीक्षा के स्तर के ही करवाऊंगा। अब दोस्तों, आपको यदि किसी भी प्रकार के आर्मी भर्ती परीक्षा से संबंधित वीडियो देखने हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप वहां पर गणित, जीके, साइंस और सभी प्रकार के वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा अंत तक और वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे अवश्य बताइए कि मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। यदि आपको अच्छे लगेंगे तो मैं आगे भी निरंतर इसी प्रकार के वीडियो और अच्छे लेवल पर बनाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्या दे रखा है कि भारत का नेपोलियन, यानी कि प्रश्न में पूछा है कि भारत का नेपोलियन कौन है। तो दोस्तों, यदि मैं भारत के नेपोलियन की बात करूं तो सबसे पहले तो नेपोलियन है क्या। दोस्तों, एक नेपोलियन एक राजा था जो कभी पराजित नहीं हुआ था, तो उसी को ध्यान में रखकर भारत का भी एक राजा ऐसा था जो कभी भी पराजित नहीं हुआ, तो उसे भारत का नेपोलियन कहा गया। तो दोस्तों, उस राजा की यदि मैं बात करूं तो उसका नाम था समुद्रगुप्त। क्या था? समुद्रगुप्त उस राजा का नाम था। तो भारत का नेपोलियन हो गया समुद्रगुप्त। अब दोस्तों, आपको पता है जब इसके आगे समुद्रगुप्त लग गया तो ये कौन सी राजवंश का हो गया। तो दोस्तों, ये गुप्त राजवंश का राजा हो गया। तो ये गुप्त राजवंश का जो समुद्रगुप्त है, इसके पिता का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम। तो दोस्तों, इसके पिता ने इसे उत्तराधिकारी नियुक्त करने के बाद इसने काफ़ी सारे युद्ध लड़े और उन जितने भी उसने युद्ध जीते उन सभी में इसका साथ दिया इसके पुत्र विक्रमादित्य ने। तो दोस्तों, ये जो है ये 380 से लगभग 330 ईस्वी से 380 सन के आसपास इसका समय रहा। और यदि मैं समुद्रगुप्त की बात करूं तो ये याद रखें कि यह कभी भी पराजित नहीं हुआ। अब दोस्तों, बात करूं मैं कि ये जो समुद्रगुप्त है इसकी राजधानी क्या थी। तो इसने अपनी राजधानी बना रखी थी पाटलिपुत्र, क्योंकि गुप्त राजवंश जितने भी हुए सभी की एक ही राजधानी थी पाटलिपुत्र। अब प्रश्न नंबर 2 की बात करूं तो क्या पूछा है कि आयुर्वेद के जनक, यानी कि आयुर्वेद जो है उसके जनक कौन है। तो दोस्तों, आयुर्वेद एक प्राचीन काल की चिकित्सा विधि है, यानी कि इसमें वात, कफ ऐसे कुछ रोग, ऐसी कुछ समस्याएं यदि शरीर में आ जाएं तो उस व्यक्ति को रोगी माना जाता है। और आयुर्वेद का जो जनक है वो है धन्वंतरी। कौन है? धन्वंतरी। धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक बताया गया है। अब दोस्तों, इस धन्वंतरी की बात करूं तो ये धन्वंतरी है, ये भारत, मतलब इसका विश्व में आगमन हुआ वो ऐसे कहते हैं कि यह विष्णु का अवतार था। कौन था? विष्णु का अवतार था। और इसका जो आगमन हुआ वो समुद्र मंथन के समय ही माना गया है। तो भारत में जो विश्व में जो आयुर्वेद के जनक हैं वो कौन हो गए? धन्वंतरी हो गए। और दोस्तों, आयुर्वेद का अर्थ है जीवन की आशा या फिर जीवन का ज्ञान। अपना जो जीवन है उसका ज्ञान ही आयुर्वेद है। अब प्रश्न नंबर 3 दे रखा है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की। यानी कि दोस्तों, जो गुप्त वंश है उस गुप्त वंश की स्थापना किसने की। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया है कि समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश का ही राजा था, लेकिन गुप्त वंश का पहला राजा कौन था। तो दोस्तों, याद रखें, गुप्त वंश का पहला राजा था श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। इसी श्रीगुप्त ने लगभग 275 ईस्वी में, कब? 275 ईस्वी में इस गुप्त राजवंश की नींव रखी और इसने अपनी प्रारंभ में ही राजधानी बनाया पाटलिपुत्र को। किसको बनाया? पाटलिपुत्र को। अब दोस्तों, मैं यदि इस श्रीगुप्त राजवंश की बात करूं तो इसकी जो सरकारी भाषा थी, यानी कि जो कामकाज की भाषा थी वो थी संस्कृत, यानी कि ये संस्कृत में ही अपना कार्य किया करते थे।
अब अपना प्रश्न नंबर 4 है कि 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण कब हुआ। यानी कि दोस्तों भारत में एक स्थान है, वहाँ पर 2.5 दिन का झोंपड़ा है और वो स्थान है राजस्थान में अजमेर जिला। अब दोस्तों इस 2.5 दिन के झोंपड़े की यदि मैं बात करूं तो ये यदि मैं 1192 यानी कि जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासनकाल भारत में था, उस समय ये जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है ये संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी और इसका निर्माण शायद लगभग उसने ये विग्रहराज ने करवाया था। लेकिन इस 2.5 दिन के झोंपड़े को एक भारत में 1192 में जब पृथ्वीराज तृतीय हार गए किससे, मोहम्मद गोरी से, तो उसका एक गुलाम था भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक। उस कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या जितने भी मंदिर वगैरह थे उनको तुड़वाया और वहाँ पर मस्जिदों का निर्माण करवाया। और ये 2.5 दिन का झोंपड़ा है, इसी के दिन यही मतलब ये जो है इसका निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसने उस संस्कृत पाठशाला को 1192 में, कब 1192 में तुड़वा दिया और तुड़वा कर वहां पर 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण कर दिया। अब दोस्तों मैं इस 2.5 दिन के झोंपड़े की बात करूं तो यह एक मस्जिद है। क्या है? यह एक मस्जिद है। 2.5 दिन के झोंपड़ा, इसका नाम 2.5 दिन ही क्यों पड़ा? तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अलग अलग बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर कहा जाता है कि 2.5 दिन यानी कि 2.5 दिन का यहाँ पर पंजाब शाह का उर्स लगता है अजमेर राजस्थान में, इसलिए इसका 2.5 दिन नाम पड़ा। या फिर कई बार इसको बोलते हैं कि कुतुबुद्दीन ने इसका निर्माण संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर 2.5 दिन में करवा दिया, इसलिए भी इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं और इसका निर्माण करवाया 1192 में। दोस्तों मैं कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करूं तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का राजा हुआ करता था और इसने ऐबक वंश की स्थापना भी की है। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया है। अब प्रश्न नंबर अपना 5 है, वीर भूमि क्या है? तो दोस्तों वीर भूमि की यदि मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि भारत की एक प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी और उनके पुत्र थे राजीव गांधी, जो कि वर्तमान में जो सोनिया गांधी हैं उनके पति हुआ करते थे। लेकिन वो जो वीर भूमि है वो उनका समाधि स्थल हो गया, यानी कि उनकी मृत्यु के बाद उन्हें वीर भूमि में दफनाया गया या फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो वीर भूमि है वो राजीव गांधी का समाधि स्थल कहेंगे। क्या कहेंगे? समाधि स्थल। और आपसे कोई पूछे कि वीर भूमि है वो समाधि स्थल किसका है, तो आप कहेंगे कि यह राजीव गांधी का समाधि स्थल है। और दोस्तों मैं राजीव गांधी की बात करूं तो ये पूर्व में भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और इनका देहांत हो चुका है। अब दोस्तों अपना 6 नंबर प्रश्न है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो दोस्तों यदि मैं रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन की बात करूं तो सबसे पहले ये चर्चा करेंगे कि रक्त है क्या। तो दोस्तों एक रक्त है वो अपने शरीर में संयोजी ऊतक है या बोलूं तो जीवित ऊतक है। और रक्त के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है और वह हीमोग्लोबिन अपने शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और ऑक्सीजन का परिवहन तो करता है वो, लेकिन ऑक्सीजन को रक्त में जाकर लाल रुधिर कणिकाओं को सौंप देता है और वो लाल रुधिर कणिकाएं अपना कार्य स्वयं आगे ऑक्सीजन से करती हैं। तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो दोस्तों यदि उसमें आए रक्त कणिकाएं तो लाल रक्त कणिकाएं भी कर सकते हैं और हीमोग्लोबिन भी कर सकते हैं, क्योंकि उठाता हीमोग्लोबिन है और छोड़ता है किनके पास? लाल रक्त कणिकाओं के पास। दोस्तों इसमें कर दूंगा मैं हीमोग्लोबिन। क्या कर दिया? हीमोग्लोबिन। अब दोस्तों मैं बात करूं कि रक्त जो है उस रक्त का क्या, यानी कि शरीर में यदि रक्त की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? दोस्तों यदि शरीर में, मानव शरीर में यदि रक्त की कमी हो जाए तो अपने शरीर में एनीमिया रोग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एनीमिया रोग हो जाएगा। उसको हिंदी में बोलते हैं रक्त अल्पता, यानी कि शरीर में रक्त की कमी हो जाए तो रक्त अल्पता या फिर एनीमिया रोग हो जाएगा।
तो दोस्तों प्रश्न नंबर 7 है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं उत्तरी गोलार्ध की, तो इस उत्तरी गोलार्ध का ऐसी यदि मैं ये चित्र बनाऊं तो पृथ्वी 2 भागों में विभाजित है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। तो यदि इसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होगा, यानी कि ये उत्तरी गोलार्ध है, इसमें दिन कौन सा होगा छोटा। तो दोस्तों इसमें दिन होगा 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होगा। उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होगा। यदि 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में छोटा है तो दक्षिणी गोलार्ध में ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी कि 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। अगला प्रश्न नंबर 8 क्या बोल रहा है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कौन सा है। तो दोस्तों यदि मैं तेल शोधक कारखाने की बात करूं भारत में, तो भारत में डिगबोई तेल शोधक कारखाना है। कौन सा है, डिगबोई, नाम याद रखें, डिगबोई तेल शोधक कारखाना है। वो कहां पर है, ये है असम में। कौन से राज्य में है दोस्तों, असम में है। और असम में है तो असम में इसका निर्माण कब हुआ, इसकी स्थापना कब हुई, तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई 1901 में। दोस्तों इसका मुख्य तथ्य ये है कि असम राज्य में निर्मित एक तेल शोधक कारखाना है जो कि एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है, सबसे बड़ा और सबसे लंबा तेल शोधक कारखाना है। तेल शोधक सबसे प्राचीनतम 1901 में स्थापित एशिया का सबसे प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना है। इस असम की बात करूं तो असम की वर्तमान में राजधानी है क्या, दिसपुर, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल हैं। अब दोस्तों 9 नंबर प्रश्न दे रखा है कि भारत में प्रथम जीएसटी लगाने वाला राज्य कौन सा है, यानी कि राज्य पूछा है और क्या पूछा है कि जीएसटी कौन से राज्य में लागू हुई। तो दोस्तों सबसे पहले मैं जीएसटी की बात करूं तो जीएसटी है, इसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। यानी कि जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये जो जीएसटी है इसकी सर्वप्रथम जो शुरुआत हुई वो हुई फ्रांस में। कब हुई, फ्रांस में हुई। और दोस्तों ये फ्रांस में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन ये भारत में लागू हुआ। तो भारत में कौन से देश के मॉडल पर आधारित है जीएसटी, तो जीएसटी है ये भारत में कनाडा मॉडल के ऊपर आधारित है। ध्यान में रखिएगा, फ्रांस से इसको ग्रहण भारत ने नहीं किया है, भारत ने इसको ग्रहण किया है कनाडा से। और विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी लाने वाला देश है फ्रांस से। और भारत में जीएसटी लगाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है दोस्तों, तो ये है अपना असम। कौन सा है, असम है। तो 9 नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया असम। अब प्रश्न नंबर अपना 10 है कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों बॉल पेन है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि उसमें जो स्याही भरी जाती है वो किस सिद्धांत पर भरी जाती है। तो दोस्तों इसको भरा जाता है पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर। कौन से सिद्धांत पर, पृष्ठ तनाव के सिद्धांतों पर। दोस्तों आपसे कोई प्रश्न पूछे कि पृष्ठ सिद्धांत पदार्थ की कौन सी अवस्था पर लागू होता है, यानी कि पृष्ठ तनाव जो सिद्धांत है वो पदार्थ की कौन सी अवस्था पर लागू होता है। मुख्य रूप से दोस्तों पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो यह जो है वो द्रवों पर ही लागू होता है। जैसे कि बॉल पेन है वो पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऐसे ही आपने देखा होगा कि जो पानी की बूंद है वो सिकुड़ कर गोल हो जाती है। तो गोल होने का मतलब भी पृष्ठ तनाव का सिद्धांत है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि सुई जो है वो पानी के ऊपर रखने पर उसके अंदर डूब जाती है। तो वो क्या है कि पानी का जो पृष्ठ तनाव है वो कम होने के कारण वो है सुई उसके अंदर डूब जाती है, लेकिन पारे का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तो अपन सुई को पारे में रखेंगे तो वो कभी भी नहीं डूबेगी। यानी कि पृष्ठ तनाव का मतलब होता है कि यह क्या करता है कि द्रव को सिकोड़ने का कार्य करता है, द्रव को सिकोड़ता है।
यही पृष्ठ तनाव का कार्य है। तो दोस्तों ये थे साइंस और जीके के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। इन 10 प्रश्नों में मैंने काफ़ी सारे प्रश्न आपको करवाए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हों तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। धन्यवाद।